नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस बिहार की है लेकिन बात पूरे देश की होगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसका संदर्भ यहां पर जुड़ता है। उसका संदर्भ यहां पर सीधे 2024 के चुनाव पर, उसके बाद बिहार इलेक्शन पर, झारखंड इलेक्शन पर, तमाम उन इलेक्शंस पर होता हुआ दिखता है। क्या होना है 2018 में जो कुछ हुआ और 2018 के बाद जो कुछ इस बार एग्जिट पोल के नतीजे आए, क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या होने वाला है, यह बड़ी बात यहां होने वाली है। सबसे बड़ा महामुकाबला है ये। और जिस लिटमस की बात बराबर आप इलेक्शंस के दौरान सुनते होंगे, लिटमस टेस्ट, वो लिटमस टेस्ट ये है जो इस बार सामने आया है। मामला ही एग्जिट पोल ने फाइनल रिजल्ट की झांकी दिखा दी है कि क्या झांकी है। इसके अलावा पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था इस बार भी, और आपने देखा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर चेहरा मोदी थे और कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर यह मैजिक काम कर जाता है तो क्या होगा? यह मैजिक अगर काम करता है तो उसमें होगा ये कि फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी आ जाएगी, वहां भी टक्कर है और राजस्थान में भी टक्कर है। कुल मिलाकर यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि सामने बीजेपी में सबसे आगे अगर कोई चल रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर इस बार जो बीजेपी जैसा समझ रही है और इस पूरे एग्जिट पोल को देख पा रही है, उससे उन्हें और बल मिलेगा। हमारे साथ आज डिबेट हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये महा एग्जिट पोल हमने कल से ही इसे स्क्रीन पर रखा है और महा एग्जिट पोल में राजस्थान की जो सीटें हैं, और क्या ये बड़ा मोटा आंकड़ा है इसे आप समझिए। 2018 की बात हमने इसलिए छेड़ दी थी कि 2018 में जो बीजेपी का रिजल्ट इन्हीं 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कुछ बेहतर नहीं रहा था। और आप जब लहर की बात करते हैं तो लहर भी थी, सभी जगह मोदी मोदी हो रहा था। और 19 में ही इसका प्रभाव आपने देखा भी कि 19 में क्या रिजल्ट आया, बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा रिजल्ट उनके हाथ लगा। लेकिन जब आप इसे प्रदेश और केंद्र की बात करके जोड़ते हैं तो यहां पर यह अंतर नजर आता है। तो बीजेपी को यहां से एक एनर्जी टॉनिक मिलती है, यही से बल मिलता है कि नहीं, जो जब लोकसभा की बात होगी तो हम वहां पर निकाल लेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी को अंदेशा था, बीजेपी को खुशी इस बात की है कि उनके नंबर गिरे नहीं, 1 2 3 4 आगे ही बढ़े। तो ऐसी स्थिति में क्या यहां पर मोदी मैजिक काम कर गया? तो फिलहाल इसी पर आज डिबेट करते हैं। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज होंगे, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ होंगी, असिता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ होंगे, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले असिता तिवारी जी से, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ पाए हैं, वो जैसे ही धनंजय गिरी जी जुड़ेंगे तो फिर हम भी उनसे बातचीत शुरू कर देंगे। लेकिन जरूरी है कि कांग्रेस इस बार फुल फॉर्म में है। जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे उनका मनोबल बिल्कुल हाई है, होना भी चाहिए। कि जो परफॉर्मेंस की बात अगर कांग्रेस कहती रही है और कहा कि कांग्रेस की तमाम गतिविधियों को लोगों ने उतनी प्रमुखता से जगह नहीं दी, बावजूद इसके कांग्रेस काम करती रही। और बीजेपी जो कि कहती है कि 12 महीने हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? असित तिवारी। विवेक जी, कई एग्जिट पोल कई राज्यों में हमें आगे दिखा रहे हैं, जीतता हुआ दिखा रहे हैं। फिर भी एग्जिट पोल का जो वर्तमान और इतिहास है उस पर थोड़ी चर्चा इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी कभी इस एग्जिट पोल का हिस्सा रहा हूँ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब का जो एग्जिट पोल है वो बहुत ही राजनीति से प्रेरित हो गया है। आपको याद होगा 2023 में जब अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए, 11 एग्जिट पोल हंग असेंबली बता रहे थे, एक एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब नतीजे आए तो कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस की सरकार बनी। सोचिए, 11 एग्जिट पोल हंग असेंबली बता रहे थे। हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 5 एग्जिट पोल वहां भाजपा की विक्ट्री बता रहे थे, बीजेपी की। सिर्फ एक एग्जिट पोल वहां कांग्रेस की जीत बता रहा था, अंततः कांग्रेस की जीत हुई। पंजाब के चुनाव में 6 एग्जिट पोल हंग असेंबली बता रहे थे, सिर्फ एक एग्जिट पोल वहां आम आदमी पार्टी को जीत दिखा रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिए दिए ताकि हम समझ सकें कि हाल के दिनों के जो एग्जिट पोल हुए हैं वो या तो सही तरीके से नहीं हुए, उनके आंकड़े ठीक से नहीं जुटाए जा रहे हैं, या फिर वो राजनीतिक दल से प्रभावित होकर किए जा रहे हैं।
इसलिए इन एग्जिट पोल को अब आम आदमी भी बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है। एक दौर था जब एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी, विवेक जी आपको भी याद है, कितने सटीक आंकड़े 2-3 चुनावों के आए थे। एग्जिट पोल से आदमी नतीजे तक पहुंच गया था, 1-2 सीटों का अंतर होता था बिल्कुल एग्जिट पोल का, और वही नतीजे होते थे। आज क्या है, ठीक उलट नतीजे आ रहे हैं। मतलब एग्जिट पोल का जो तरीका है वो अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं बचा है। फिर भी कुछ एग्जिट पोल अगर हमें जीतता दिखा रहे हैं तो हम उसे ही अपनी जीत नहीं मान रहे हैं। जनता ने हमें वोट किया है। चुनाव के दौरान ये लगने लगा था कि हम कहां कहां जीत रहे हैं, और हम ये जान रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट किया है और हम इन राज्यों में 5 राज्यों में कम से कम 4 तो जीत ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन दो पर कैलकुलेशन क्या है आपका? क्योंकि लोग आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि जो राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है, यहां कैलकुलेशन क्या है? सबसे पहले मध्य प्रदेश वाली बात कर दीजिए। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं और बेसिर पर के दावे का अब कोई मतलब है नहीं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, यह सच्चाई है, इसलिए कोई दावा करना अभी ठीक नहीं है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कांटे की टक्कर, कई एग्जिट पोल, 1-2 एग्जिट पोल मैंने देखा कि कांग्रेस उसमें सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन जो मेरी जानकारी है मैं आपको साफ कह दूं कि राजस्थान में टफ है सिचुएशन कांग्रेस के लिए। हाँ, छत्तीसगढ़ हमारा श्योर दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में हमारी, तेलंगाना में हमारी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में दावा करना उचित नहीं है। इस तरह के दावे ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट, आपका आकलन क्या कहता है और कैसे कैसे इस पूरे सिस्टम को आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ठीक है, एग्जिट पोल पर हम सवाल खड़े करें या फिर अब जो 3 तारीख नजदीक है तो अब इस पर सवाल क्या करें? जो धुंधली पिक्चर है वो तो दिख रही है, और अगर इसमें कुछ बड़ा अंतर दिखता तो हम कुछ कह भी सकते थे, लेकिन इस बार जो एजेंसियां, जिन एजेंसियों ने इसे करवाया है गंभीरता के साथ, तो वहां पर अभी इसमें भी कांटे की टक्कर यहां पर दिखती है। तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी है वो उन राज्यों में जहां पर उनके नंबर्स थोड़े बढ़े हैं, तेलंगाना का इन्होंने जिक्र कर दिया, तेलंगाना में तो हम बना रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में अगर वो बढ़ भी रहे हैं तो यही उनकी खुशी का ठिकाना है। अब जरा हमें बताइए, ये मोदी मैजिक बरकरार है, ऐसा लगता है आपको? विवेक जी, इन 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर मोदी मैजिक बरकरार रहेगा, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे काबिल भाई आशीष नाथ तिवारी जी ने तो सारे एग्जिट पोल पर ही जो है आंकड़े के साथ चुनौती खड़ी कर दी, और तमाम चैनलों के सर्वेक्षण पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया है। नहीं, उन्होंने आंकड़ों के साथ, उन्होंने कुछ पुराने आंकड़े, बिल्कुल नहीं सहमत। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा होता आया है, इस ट्रेंड को भी समझना होगा, क्योंकि पहले वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं तो उन्हें पता है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, उनका एक आरोप जरूर है कि इसे प्रभावित होता है, उन्होंने ये कहा है। ये ऐसा है कि आफ्टर पोलिंग जब रुझान सैंपल उठाए जाते हैं तो सैंपल होता है, और सैंपल में अब कब कहां से कितना अनुपात में सैंपल किस पक्ष में उठ गया, तो इसलिए उसको चुनौती देना बड़ा, मैं नहीं समझता कि आगे आते हैं। ठीक है, उन्होंने दे दी इन्हीं सर्वेक्षणों में उन्होंने एक बात और भी कही कि किसी का सर्वेक्षण बिल्कुल ही स्टैंड कर गया, जबकि वो अकेले इकलौता थे। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सर्वेक्षण तो सही हो रहा है ना, तो पूरे एग्जिट पोल को चुनौती देना, मैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने सवाल संगत नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा मोदी मैजिक की बात रही। हाँ, तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी एमपी और राजस्थान में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। तिवारी जी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तिवारी जी ने तो खुद ही कहा कि राजस्थान, मैं मानता हूं कि राजस्थान में नहीं, लेकिन एमपी में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी एग्जिट पोल के अगर जो है परिणाम पर या सर्वेक्षण पे आपको भरोसा नहीं है तो नतीजों पे भरोसा कर लीजिएगा। आने वाला दिन तो एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अकेला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जो हैं उनके चेहरे पर ही बीजेपी इस पार से उस पार हो पाएगी? ऐसा कोई चेहरा नहीं है प्रदेश स्तर का जिसके चेहरे पर कभी भी किसी भी कप्तान के नीतियों और सिद्धांतों पर ही जो है ना लोग, एक आम जनमानस का जो है मानस बदलता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि शिवराज का कोई चेहरा नहीं है? शिवराज कुछ भी नहीं है। अभी देश जिस ओर जा रहा है, नरेंद्र मोदी की नीतियां जो है पूरे देश में एक अलग प्रभावित शिवराज की बात रही है, और लोगों में एक आस्था और विश्वास जिस तेजी से बढ़ रहा है
उसको तो स्वीकार कीजिएगा ना। नहीं ठीक है, तो देशी नहीं, अन्य देशों में, विदेशों में भी डंका बज रहा है। चाहिए जो काफी लंबे अरसे से वहां पर सीएम है। हमें जरा बताइए, शिवराज सिंह चौहान की अपनी कोई प्रासंगिकता है या उन्हें हटाकर? सवाल है कि जहां डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की साझा नीतियों को ही वो लागू करते हैं ना अपने राज्यों में, तो उन राज्यों में एक प्रभाव तो होता ही है। और ये कह देना कि बिल्कुल मोदी मैजिक खत्म हो गया है, मोदी मैजिक क्या आ पाएगा क्या, ये तो 18 के बाद भी कहां नंबर्स इतने ज्यादा मजबूत हो पाए? बस नहीं, आप राजस्थान का ट्रेंड हमें राजस्थान का ट्रेंड वहां का रहने वाला व्यक्ति भी समझता है कि वो चित और पट होता रहता है, वहां पर चीजें बदलती रहती हैं। हाँ, यहां जब कांग्रेस ने जरूर कहा है कि नहीं हम लड़े और हम हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट कर जाएं। आज अगर असित तिवारी कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर ठीक है, जो रिकॉर्ड में है सो रिकॉर्ड में है, लेकिन इसके बाद भी क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, रुक जाइए, 3 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा बस एक सवाल था आपसे, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हमारा सवाल है कि वहां पर बैठे हुए शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं इतने प्रभावशाली हो पाए जैसा कि आप कह रहे हैं? नहीं, प्रभाव तो दिख रहा है और प्रभाव होगा भी। आने वाले दिनों में परिणाम ये बता देंगे कि उनके प्रभाव क्या है। ठीक है, हमारे साथ धनंजय गिरी है, जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी जी, मोदी मैजिक बरकरार है, अब जरा बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए। ये जो एग्जिट पोल आया है, इसके बाद आज दूसरा दिन है जिस पर बहस हो रही है। कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई एग्जिट पोल आया जरूर है, लेकिन जो एग्जिट पोल का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अभी हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। उन्होंने अगर नंबर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन हमें 3 तारीख पर भरोसा है। आगे आप कहिए। देखिए, हमें देश की जनता पर भरोसा है और एग्जिट पोल से ज्यादा अच्छा एग्जिट रिजल्ट आएंगे। एग्जिट जो रिजल्ट आएंगे और जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए विवेक जी, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश में जहां 18 साल से है उसके बारे में हम रिपीट कर रहे हैं, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर सरकार डवाडोल स्थिति में, राजस्थान में भी हम मेजोरिटी चाह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस आपको उम्मीद लगा रही है, लेकिन तेलंगाना में हम नहीं है। यानी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां प्रो इनकम्बेंसी है और जहां दूसरी सरकारें हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी है। आप जो मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैजिक की बात नहीं है, मोदी जी के मेहनत की बात है, मुल्क से मोहब्बत की बात है। सोमनाथ से केदारनाथ, कच्छ से कामरूप, मोदी यही नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी वर्तमान की और भविष्य की भारत की संभावनाएं हैं, पर देश की वर्गीय राजनीति नहीं चाहती है कि किसी गरीब का बेटा इतिहास का नायक बने। आज राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जिस ढंग, जिस रफ्तार से राष्ट्र को एक नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, एक नेशन को एक नई ऊंचाई पर लेके चले गए हैं, उससे इस राष्ट्र की जनता, गांव गरीब किसान नौजवान अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और इसलिए उनके चेहरे पर, उनकी बात पर, मोदी की गारंटी पर, मुल्क के मन में मोदी की जो मूर्त छपी हुई है, आज कह सकते हैं आप कि नरेंद्र इस नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र यज्ञ के महान पुरोहित है। नरेंद्र एक शिल्पकार और स्वप्नदर्शी, नरेंद्र मोदी वर्तमान राजनीति के आदर्श और आश्चर्य है और हमें फिर से आश्चर्यचकित कर रहा है। और जो स्थिति आप देख रहे हैं, हम ये दावा कर सकते हैं कि जिस तरह से 14 में हमने सरकार बनाई, 19 को तो बड़ी मेजोरिटी की सरकार बनाई, आज को इनकम्बेंसी ये बता रही है कि 24 में उससे भी बड़ी मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये शब्द अब मंत्र बन गया है और इस मंत्र की सगुण अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक है असित तिवारी, मोदी है तो मुमकिन है, 1 मिनट आ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, रिएक्शन लेते चले, कांग्रेस क्या कहना चाहती है इस पर, इस मुमकिन वाले फॉर्मूले पर, कहावत पर? हाँ असित जी। मोदी है तो मुमकिन है कि रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइल चोरी हो जाए, जिस रक्षा मंत्रालय से एक कागज बाहर नहीं निकलता है। मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश को लूटने वाले तमाम लोग आराम से विदेश में शिफ्ट हो जाए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है कि रेल बिक जाए, बैंक बिक जाए, LIC बिक जाए, सेल बिक जाए, धीरे धीरे देश बिक जाए। मोदी है तो सब मुमकिन है, लेकिन अब मुमकिन छोड़ दीजिए, इस बात की गारंटी है कि 24 में मोदी जी जा रहे हैं। यह देश महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हो गया है, टुकड़े टुकड़ों में देश को जिस तरह से बेचा जा रहा है, देश का नागरिक उसे समझ गया है। देश को लूटने वालों को जिस तरह से सुरक्षित विदेशों में बसाया गया, देश की जनता ने देख लिया है। तो मुमकिन ही नहीं, गारंटी है कि 24 में मोदी जी जा रहे हैं। धनंजय गिरी जी, देखिए, मैं अपने भाई का सम्मान करता हूं, लेकिन आप 3 दिन पुराना एक वीडियो उठाकर देखे होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ यहां से। यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज जनता सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो बाकी कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं पर कुछ मेरा कुछ बोला मुनासिब नहीं होगा। मुल्क के मन में मोदी की मूर्त छपी है, तो मुल्क को जिस मयार पर नरेंद्र मोदी लेकर के जा रहे हैं, 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन
पर ये सवाल खड़ा करने 13,000 करोड़ का एसबीआई का प्रॉफिट था 2013 में, आज तो 50,000 का प्रॉफिट है। इस देश में 50 करोड़ बैंक होते थे, 108 करोड़ बैंक है। इस देश में 48 करोड़ बैंक खाते थे, आज 248 करोड़ बैंक खाते हैं। आज गरीब के घर में जिस तरह से रोशनी आई है, उज्ज्वला से बहनों की आंखों की रोशनी झिलमिलाई है, 3 तलाक की जो कहानी मिट गई है, और जिस ढंग से रफ्तार बढ़ रही, 2 करोड़ लोग इस देश में यूपीआई यूज करते थे, आज 22 करोड़ लोग यूपीआई यूज करते हैं। आप अलग अलग पैरामीटर्स पर देश की स्थिति को देखिए, देश किस रफ्तार से 28 कंट्री आज यूपी में ट्रेड कर रही है। तो जिस रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने तो किसी का नहीं पूछा कि तुम अजीब जात को किस धर्म को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुल्क को आगे ले जाना है, ये प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इस बार आएंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 2047 तक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोपरि भारत को बनाएंगे। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के तिल कर रखने के लिए, जो दिया जलेगा उसी से उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज नहीं होता। नरेंद्र मोदी का, लेकिन ठीक है, तो कांग्रेस का तो सफाया, धनंजय गिरि जी, कांग्रेस का तो सफाया हो जाना चाहिए था तब तो, अगर इतना ही सब कुछ था, छोड़ क्यों दिया? नहीं, हमारे देखिए, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हाँ। कांग्रेस के सफाये की बात नहीं है। क्यों? कांग्रेस मुक्त भारत तो आप लोग कहते थे। नहीं, जब हम कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कांग्रेस कहां छूट गई? तो मुक्त तो सफाया ही होता है जी, मुक्त करना तो सफाया ही होता है ना। आप तो चाह ही रहे थे कि कांग्रेस साफ हो जाए। नहीं, कांग्रेस का एक कल्चर समाप्त हो जाए, कांग्रेस कल्चर जो करप्शन की जननी है वो समाप्त हो जाए। हम तो बापू के बात कर रहे हैं, बापू के क्या सपना था, राम राज्य स्थापित और कांग्रेस करते काल्पनिक थे। हम उस सोच को के खिलाफ हैं, हम उस करप्शन के खिलाफ है जो कहते हैं 100 रुपए चलता है तो 10 रुपया पहुंचता है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उस करप्शन के कल्चर के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ के इस देश में असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने लोकतंत्र की विरासत बोई है, और इस पर तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तेलंगाना में, अगर आप खुद कह रहे हैं अगर तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है और जो 1 रुपया वाला जो फॉर्मूला 100 रुपया 1 रुपया वाला बताया, तो तेलंगाना के जो आम नागरिक हैं वो यही चाहते हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी भी करप्शन का राष्ट्र के उन्नयन और विकास के बाद में बाधक किसी भी छोटा सा कमेंट आशीष जी, 1 मिनट गिरि जी, छोटा सा कमेंट आशीष जी। किस करप्शन की बात करते हैं? अजीत पवार को तो इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में चिल्ला चिल्ला के अब तक का सबसे भ्रष्ट राजनेता कहा। आज अजीत पवार जी इनके साथी हैं। चीनी मिल घोटाले के आरोपी महाराष्ट्र में इनकी सरकार में मंत्री बने, और एक आदमी तो जेल से छूटे और आके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था सबके यहाँ। उदाहरण पूरे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं से दब रही है या फिर भी। ठीक है, हमारे सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से ईडी ने छापा मारा। ठीक है आशीष जी, और जैसे ही भाजपा में आए बंद। ठीक है, सारिका पासवान, मोदी मैजिक के बारे में क्या ख्याल है आरजेडी का? सरदार आपके सरदार हैं। नहीं, ठीक है, देखिए विवेक जी, मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल है, और कौन सी मैजिक, कौन सा मोदी। अगर एक चेहरे पे कई चेहरे लगा रखे हैं जिन लोगों ने, उनका चेहरा तो धूमिल हो चुका है, देश की जनता ने उनको नकार दिया है। देखिए आशीष सर ने बहुत ही तार्किक उदाहरण के साथ बताया, और पूरे पूर्व में भी जो एग्जिट पोल थे और क्या असल में एग्जैक्ट रिजल्ट आया वो भी सामने उन्होंने रखा। अब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता तो अभी एग्जिट पोल में ही कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं भाई, जैसे हमेशा वो दावा करते रहे हैं। और देखिए जो चेहरे और जो मैजिक जिनकी बात हो रही है, उन्होंने तो हर जगह राम को लाया, कभी कहीं हनुमान को लाया, उनका चेहरा यानी कि कहीं मायने ही नहीं रखता है। और आज ये बीजेपी के कल्चर और कांग्रेस की कल्चर पे जो लोग बात कर रहे हैं, इनके ही बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सर ने सदन में कहा था कि अगर 50 साल की उपलब्धियों को आज अगर मैं कह दूं कि हमारे पूर्व की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, तो देश की पुरुषत्व पे सवाल होगा, किसानों पे सवाल होगा, और ये देश के हर एक गरीब, हर एक इंसान पे सवाल बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस कल्चर को धूमिल किया है, उन्होंने निस्तर नाबूद किया है तमाम कल्चर को, और वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो मुल्क के संसाधनों को नहीं बेचते, प्यार करते। अरे गरीब इंसान ने तो जब से केंद्र की सरकार में बैठे हैं, देश को उन्होंने गरीब कर दिया, भुखमरी के शिकार हो गई है देश। चंद लोग, महज 80% जो है देश की संपत्ति किसी 2 लोगों के हाथों में है। और ठीक है, हमारा ये कहना है कि ये मैजिक कैसे, ये मोदी का जो मैजिक है, तो किसी को नहीं, आपको नजर नहीं, आप ये कहना चाह रही है कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया है, यही कहना चाह रही है? खत्म, मैं तो बता रही हूँ 2024 में भाजपा मुक्त भारत, और ये हमारा नहीं, ये देश की मांग है, देश की जनता की मांग है, क्योंकि देश को इन्होंने ठगा है, छला है, तो कोई मैजिक कुछ नहीं होने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से समझ रही है।
देखिए जहां पे भी आज भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है वहां वो दिखा रही है कि देखिए कहीं ना कहीं जो एजेंसीज है नहीं बोलने के लिए मत बोलिए। अभी आसिफ जी ने बहुत अच्छा बोला, आपने कहा ना, तो आसिफ जी की बात राजस्थान में क्या हो रहा है? आसिफ नाथ सर के बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि कम से कम वो दावा नहीं कर रहे, कम से कम इतनी तो उनमें सच्चाई है कि वो तथ्यों पे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट है उनके पास, बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट में मैं मानती हूँ सबके अपने 10-20 लोगों को आपने बुला करके, तो वो लोगों की भावनाएं नहीं हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है, जहां वो हार रही है वो जान रहे हैं, वहां वो टक्कर, करारी टक्कर वो दिखा रहे हैं, और जहां वो उनकी जान रहे हैं कि वो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है, जहां पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी वहां वो दिखा रहे हैं। अलग एक उनकी पोलिंग है। तो मुझे चलिए 3 तारीख को इस मैजिक के बारे में पता चलेगा और भी बढ़िया तरीके से क्या होता है। और एमपी राजस्थान की बात लोग कर ही रहे हैं, यहां पर कांग्रेस ने साफ कह दिया तेलंगाना तो बस छूटने वाला है नहीं, तो देखना होगा। 3 तारीख का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की समाप्ति यहीं पर होती है, डिबेट यहीं खत्म करते हैं और खबरें लगातार जारी हैं।